हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा एक अगला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसका एक क्विक रिवीजन। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर देखो ये टर्म क्या है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। देखो वर्ड क्या है वर्किंग कैपिटल, तो पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे चैप्टर पढ़ने का कारण क्या है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में सीधा एंटर करेंगे। अब देखो वर्किंग कैपिटल होता है दो तरीका का। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। आप क्वेश्चन उठता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल क्या क्या है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, समेशन ऑफ ऑल करंट एसेट्स। सारे के सारे करंट एसेट को जोड़ दे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगला क्वेश्चन उठता है नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब जो करंट एसेट में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ये वैसे तो आप लोगों को पता है, बट स्टिल ये चैप्टर करने के दौरान हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या आएगा। तो देखो मेरा ग्रॉस का मतलब क्या, सारे करंट एसेट को ऐड कर दे। नेट का मतलब क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जानने का कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर को पढ़ने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ने का कारण क्या है। अब देखो हमारा हर एक कंपनी क्या करता है, साल के बिगिनिंग में एस्टिमेट करता है कि अगले साल का बैलेंस शीट पोजीशन कैसा रहेगा, अगले साल का पीएल का सिचुएशन क्या रहेगा, अगले साल का कैश फ्लोज क्या रहेगा। हर एक कंपनी, हर एक बड़ा कंपनी या मिड साइज कंपनी ये जरूर एस्टिमेट करना चाहेगा कि अगले साल का एस्टिमेटेड नंबर्स क्या होने वाला है। अब मान लो हमारा कंपनी एस्टिमेट किया अगले साल का बैलेंस शीट, जो मान लो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। आप लोग बोलेंगे किस प्रकार, कुछ इस प्रकार। मान लो पहले ये एस्टिमेट किया अगले साल के एंड में जो इसका साल भर का प्रोडक्शन का टारगेट है, और वैसे प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव करने के लिए मान लो साल भर में ये फिक्स एसेट अपने पास होल्ड करना चाहेगा 150 करोड़, ये एस्टिमेट कर रहा है। अब देखो फिक्स एसेट है लॉन्ग टर्म नेचर का एसेट, ये है लॉन्ग टर्म एसेट, और अगर ये लॉन्ग टर्म एसेट है इसको फाइनेंस भी कौन करेगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आइडियलिस्टिकली जो लॉन्ग टर्म एसेट है उसको अगर शॉर्ट टर्म से फाइनेंस किए तो भाई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को तो तुरंत पैसा देना पड़ता है, पर फिक्स एसेट को अगर उससे खरीद लिए तो कैसे पैसा दे पाएंगे उसको, तो फिक्स एसेट बेचना पड़ जाएगा। इसीलिए लॉजिकली आइडियलिस्टिकली लॉन्ग टर्म एसेट को फाइनेंस कौन करना चाहिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्वेश्चन उत्तर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन। तो आइडियलिस्टिकली ये सब कुछ मिला जुलाकर वैल्यू क्या होना चाहिए, 150 करोड़। ठीक, लॉन्ग टर्म एसेट जो है एस्टिमेट कर, अगला इस लॉन्ग टर्म एसेट को पूरा करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से पैसा लाना है, वो भी पहले से सोच ले। अब अगला क्या आएगा, शॉर्ट टर्म एसेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, करंट एसेट। अगला ये एस्टिमेट करेगा करंट एसेट की कंपनी अपने साल के एंड में क्या क्या रखने वाला है, साल भर कितना करंट एसेट ऑन एन एवरेज मेंटेन करेगा। आप कितना करंट एसेट मेंटेन करेगा, मान लो करंट एसेट में क्या आएगा, सबसे पहले एस्टिमेट करेगा इसको साल भर कुछ ना कुछ स्टॉक रखना जरूरी है, ऑन एन एवरेज साल भर कुछ स्टॉक पड़ा रहेगा तो कितना स्टॉक ये रख रहा है ये एस्टिमेट करेगा। अगला देखो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टॉक भी रहता है तीन तरीका का, एक होता है रॉ मटेरियल स्टॉक, एक होता है डब्ल्यूआईपी स्टॉक, एक होता है एफजी स्टॉक। पहला स्टॉक को एस्टिमेट करेगा, अगला ये एस्टिमेट करने का कोशिश करेगा कि जो साल भर ये क्रेडिट सेल करेगा उससे डेटर्स का बैलेंस क्या रहेगा। अगला ये एस्टिमेट करने का कोशिश करेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, का अमाउंट क्या रहेगा, और हर एक कंपनी कुछ ना कुछ कैश एंड बैंक बैलेंस अपने पास जरूर रखेगा, तो ये कितना कैश एंड बैंक बैलेंस होल्ड करना चाहेगा। मान लो ये सब कुछ को एस्टिमेट किया, और मान लो हर एक चीज को एस्टिमेट करके मान लो ये वैल्यू आता है 50 करोड़।
जब एक चीज को लेके ये क्लियर है, जो मेरा शॉर्ट टर्म एसेट है या जो करंट एसेट है, ये इसको कितना मेंटेन करता है, 50 करोड़। अब शॉर्ट टर्म एसेट चाहिए 50 करोड़, तो भाई इसको फाइनेंस करेगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। तो 50 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म एसेट है उसको फाइनेंस करेगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। और क्वेश्चन उठता है फाइनेंस कौन करेगा, कुछ करंट लायबिलिटी के एग्जांपल, क्रेडिटर, अगला मान लो कुछ बिल्स पेबल रह सकता है, साथ में लिख देते हैं क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल। और जैसे यहां पर हमारा प्रीपेड एक्सपेंस आया, हमारे यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा, सब कुछ मान लो आ गया। उसके बाद मान लो हम लोग एस्टिमेट किए ये हमारा नंबर कितना आने वाला है, 10 करोड़। तो बात समझो, शॉर्ट टर्म एसेट चाहिए 50 करोड़ का, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी फाइनेंस करने के लिए जो क्रेडिटर्स है या बिल्स पेएबल है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये मान लो है 10 करोड़। तो भाई 50 में से तो 10 ये लोग फाइनेंस कर दिए, पर 40 करोड़ तो अभी बचा हुआ है। अब जो 40 करोड़ का शॉर्ट टर्म एसेट और फाइनेंस करना है, इसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लोन। इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन। तो जो हमारा 40 करोड़ और बच गया, ये जो 40 करोड़ और बच गया, ये हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, बैंक के पास जाएंगे, जाके वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे। तो मेरा ये अमाउंट क्या चीज का आने वाला है, शॉर्ट टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन। तो इस चैप्टर को पढ़ने का बेसिक ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर को पढ़ने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, साल के बिगिनिंग में एस्टिमेट करना कि भैया अगले साल भर में हमारा शॉर्ट टर्म लोन का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, अगले साल भर में हमारे शॉर्ट टर्म लोन का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। और जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा पहले एस्टिमेट कर बैंक के पास जाकर ऑलरेडी एप्लीकेशन जमा कर दे, ताकि बैंक लोन दे और हमारा साल भर में जो डे टू डे ऑपरेशन है वो कहीं पर हैम्पर ना हो। अब मान लो अगर जरूरत से ज्यादा लोन लेकर आ गए तो बेफालतू में इंटरेस्ट का खर्चा लगेगा, और मान लो जितना लोन चाहिए उससे कम लेकर आए तो भैया लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। यानी साल के ड्यूरिंग द ईयर हम लोग रियलाइज करेंगे यार कुछ तो मेरे को स्टॉक रखना है, या कुछ डेटर्स के पास जाके पैसा ब्लॉक होगा, या कुछ प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा, और उसके लिए तो रुपया ही नहीं है। जब इसको एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस, एक ऑप्टिमम लोन का वैल्यू डिटरमाइन करना जरूरी है, ताकि ना कैश जरूरत से ज्यादा अपने पास आ जाए और ना जरूरत से कम है। तो एक चैप्टर को पढ़ने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनली जाकर इस वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो जरा सोचो ये 40 करोड़ आया कैसे, ये 40 करोड़ कैसे आया, सॉरी ये 40 करोड़ कैसे आया, जरा देखना ये 40 करोड़ कैसे आया था। ये 50 करोड़ जो है करंट एसेट, माइनस ये 10 करोड़ क्या है, करंट लायबिलिटी। तो ये क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को क्या बोलते थे, नेट वर्किंग कैपिटल। तो इन शॉर्ट हम लोगों को करना क्या है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हर एक नंबर को एस्टिमेट करना है, ये सारे नंबर को, अगला ये सारे नंबर को। तो जैसे करंट एसेट का सारा आइटम मिला, करंट लायबिलिटी का सारा आइटम मिला, माइनस कर दे क्या मिल जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। कितने रुपए का ये वर्किंग कैपिटल लोन लेना चाहेगा। डन। तो ये था बेसिक बैकग्राउंड। अब हम लोग जानते हैं ये सारा का सारा नंबर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कैसे। क्लियर है यहां तक, चलो लोग आते हैं अब आगे। अब वर्किंग कैपिटल देखो हम लोग दो तरह की कंपनी के लिए सीखेंगे। तुम बोलेगा कौन सा दो तरह का कंपनी, हमारा एक हम लोग समझेंगे एक एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, और एक हम लोग समझेंगे एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। तुम लोग बोलेगा एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब क्या, जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, यानी जिसका पहला साल नहीं है, जिसका पहला साल नहीं है, जो उसको एग्जिस्टेंस में 1 साल से तो ऊपर हो गया, यानी अगर सेकेंड ईयर चल रहा है या कोई और ईयर चल रहा है, उस कंपनी में एस्टिमेशन कैसे सीखेगा करेंगे ये लोग चलेंगे। क्वेश्चन उठता है क्या करेंगे, कंपनी साल के बिगिनिंग में एस्टिमेट करेगा अगले साल का कॉस्ट शीट, खर्चा क्या लगेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चन उठता है ये कैलकुलेशन सारा कैसे किया जाएगा,
और ये जरूर बताएगा कितना यूनिट बनाना है। मान लो मुझे साल भर में बनाना है 50,000 यूनिट, और मान लो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लगता है मान लो कितना ले 12 रुपया पर यूनिट, तो 50,000 यूनिट बनाना है। और मान लो हर एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट लगता है 12 के रेट पे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या आएगा 50,000 इंटू 12 कितना बनेगा 6 लाख। ठीक। अगला डायरेक्ट वेजेस 50,000 यूनिट बनाना है, और मान लो इसका रेट है 3 रुपया पर यूनिट करके, तो ये आएगा 1.50। तो जैसे ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट वेजेस जोड़े, अगर बाई चांस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आएगा, अदरवाइज ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। तुम्हारा प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 7.5 लाख। ठीक। मान लो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है लगता है 6 रुपया पर यूनिट, तो 50,000 इंटू 6 कितना बन जाएगा 3 लाख। तो इससे मेरे को सीधा क्या मिलेगा फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, जो वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा 10.5 लाख। वेरी इजी। अब जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है इसको हम लोग कुछ ना बोले, हमेशा मानेंगे जनरल नेचर का या मार्केटिंग नेचर का। तो जनरल या मार्केटिंग नेचर का मानेंगे, इसीलिए किस ओवरहेड के साथ जाके क्लब करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ। तो उसके बाद हम लोग लास्ट का दोनों ओवरहेड को एक साथ ऐड किए। मान लो ये दोनों ओवरहेड को मिलाकर वैल्यू आ रहा है, मान लो कितना आ रहा है 1,50,000, तो मेरे को टोटल कॉस्ट क्या मिल जाएगा 12 लाख। ठीक। मान लो प्रॉफिट या सेल, मान लो सेल दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर मान लो सेल दिया हुआ है 50,000 यूनिट बेच रहे हैं एट द रेट 50, ये 40 ले लेते हैं, तो देखा मेरा ये वैल्यू कितना आ जाएगा 20 लाख, यानी शॉर्ट मेरा प्रॉफिट क्या बन जाएगा 8 लाख। चलिए सबसे पहला मेरा काम क्या है कॉस्ट शीट बनाना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस मिला के प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड जोड़े टोटल कॉस्ट एट प्रॉफिट सेल। एकदम सिंपल कॉस्ट शीट। ठीक। अब कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग जब कॉस्ट शीट पढ़े थे उसके अंदर में तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हर चीज का आता था, रॉ मटेरियल का आता था, डब्ल्यूआईपी का आता था, फिनिश गुड्स का आता था, यहां पर क्यों नहीं आया? देखो यहां पे क्या लिखा था, वर्ड को ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या लिखा था एग्जिस्टिंग कंपनी है। देखो यहां पे क्या लिखा है, ये एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, और एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर बाई चांस कुछ ना बोले, एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर बाई चांस कुछ ना बोले, हमारा एक स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है, क्वेश्चन उठता है क्या, जितना भी ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सबका वैल्यू सेम है। अगर बाई चांस कुछ ना बोले तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम है। तो आइदर दोनों वैल्यू लिख या दोनों वैल्यू मत लिख, बात तो एक ही है। इसी वजह से एग्जिस्टिंग कंपनी में हम लोग स्टॉक का वैल्यू नहीं लिखते। अब कुछ लोग बोलेगा मान लो अगर नया कंपनी है जिसका पहला साल है, तब तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं हो सकता, ओपनिंग स्टॉक 0 रहेगा पर क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा, तो उसके अंदर में स्टॉक लिखेंगे। तो बस इतना सही फर्क है एग्जिस्टिंग कंपनी और न्यू कंपनी में। क्लियर है यहां तक? चलो अब एक बार हमारा एक कॉस्ट शीट बन गया, उसके बाद हमें क्या करना है, सारे के सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के वैल्यू को एस्टिमेट करना है। क्वेश्चन उठते ही एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा देखो। सबसे पहले हम लोग एस्टिमेट करेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक क्या रहेगा। हमारे क्वेश्चन के अंदर में इसके अंदर में क्या दिया रहेगा बताते हैं। हमारे क्वेश्चन में इसके अंदर में दिया रहेगा रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड। काफी ब्लॉक कर रहा है ये, एक सेकेंड। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड मान लो दिया हुआ है 2 मंथ्स। रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या, एक बार रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री में एंटर किया, कितने दिनों तक ये स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा रहेगा बिफोर इट इज इश्यूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जितना दिन तक रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा वो रॉ मटेरियल स्टॉक है। तो क्वेश्चन उठता है रॉ मटेरियल स्टॉक का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जरा ध्यान देना, ये कॉस्ट शीट पे किस चीज पे डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल स्टॉक, साल में कितना रॉ मटेरियल यूज करना है। ज्यादा यूज करना है स्टॉक ज्यादा रहेगा, कम यूज करना है स्टॉक कम रहेगा।
तो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। साल भर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, डिवाइडेड बाय 360 या 52 या 12। वो डिपेंड करता है हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वो डिपेंड करता है हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डेज में है या वीक में है या मंथ में है। मल्टीप्लाई कर देंगे जितना रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड था। तो अगर बाई चांस हम लोग अपने एग्जांपल को देखें तो हमारे एग्जांपल में देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना दिया हुआ था, हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए थे 6 लाख। यानी साल भर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 6 लाख, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 6 लाख। कितना महीना होल्ड करेंगे? 2 महीना। तो यह साल भर में 6 लाख, तो एक महीना में आएगा डिवाइडेड बाय 2 महीना होल्ड करना क्या बन जाएगा? 50,000, सॉरी 1 लाख। तो रॉ मटेरियल स्टॉक बड़ा इजी था। हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक किस पे डिपेंड करता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगला बात हमारा डब्ल्यूआईपी स्टॉक। अब जो डब्ल्यूआईपी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। और डब्ल्यूआईपी का मान लो 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और मान लो पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड, या कभी कभी बोलेगा प्रोडक्शन साइकिल, यानी प्रोडक्शन करने में कितना दिन लगता है। और देखो जितना दिन प्रोडक्शन करने में लगेगा, जितना दिन प्रोडक्शन करने में लगेगा उतना दिन तो ये डब्ल्यूआईपी स्टेज में रहेगा। मान लो ये कितना है? 1 महीना। एक और चीज देगा, अब सिंस ये डब्ल्यूआईपी है तो ऑब्वियस सा बात है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जरूर बताएगा अभी तक कितना काम हो चुका है। तो अगला देगा डीओसी, मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या बोलेगा? ऐसे डब्ल्यूआईपी के अंदर में मटेरियल लग गया है मान लो 100%, पर कन्वर्जन कॉस्ट लगा है मान लो 60%। यदि डब्ल्यूआईपी के अंदर में 2 इंफॉर्मेशन देगा। पहला, डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड क्या है? 1 महीना। और सिंस ये डब्ल्यूआईपी जिसमें काम पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से बताएगा अभी तक मटेरियल का कितना काम हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट कितना हो गया। एक सिंपल सा बात। क्वेश्चन उठता है कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा? कन्वर्जन कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट नाम खुद इंडिकेट कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए खर्चा क्या लगा। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, खर्चा क्या लगेगा? एक लगेगा फैक्ट्री का मशीन, तो उसका खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। अगला मशीन को चलाने वाला डायरेक्ट वर्कर, उसका खर्चा डायरेक्ट वेजेस। अब देखो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। देखो अब मेरा डब्ल्यूआईपी स्टॉक का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें खर्चा तो दोनों लगा है, मटेरियल भी लगा है, कन्वर्जन कॉस्ट भी लगा है, तो दोनों का कंपोनेंट आएगा। पर क्वेश्चन उठता है क्या पूरा वैल्यू ले लेंगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना काम हुआ है सिर्फ उतना। ठीक, क्वेश्चन उठता है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? साल भर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, डिवाइडेड बाय 360 या 52 या 12 इंटू डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड, साल भर में रॉ मटेरियल कितना यूज किए, डिवाइडेड बाय 360, 52 या 12 पर डे, पर वीक, पर मंथ कितना किए। अब जितने दिनों तक प्रोडक्शन चलेगा उतने दिनों में कितना रॉ मटेरियल यूज हो गया होगा, उतना डब्ल्यूआईपी स्टेज में पड़ा रह गया। पर ध्यान देना पूरा तो हुआ नहीं, तो इतना खर्चा लगना चाहिए, पर इसका अभी तक कितना लगा इनटू डीओसी, क्या चीज का? ऑफ रॉ मटेरियल। प्लस अगला खर्चा क्या लगा है? कन्वर्जन कॉस्ट। साल भर में कन्वर्जन कॉस्ट क्या? डिवाइडेड बाय 360 या 52 या 12 इंटू डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड, इंटू डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड। यानी साल भर में कन्वर्जन कॉस्ट क्या लगा, जितने दिनों तक ये डब्ल्यूआईपी स्टेज में पड़ा रह गया उतने दिनों के अंदर में कितना लगा। पर क्वेश्चन उठता है क्या डब्ल्यूआईपी में पूरा कन्वर्जन कॉस्ट लगता है? बिल्कुल नहीं। तो जितना परसेंट लगा है डिग्री ऑफ कन्वर्जन, सॉरी डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक, तो ध्यान देना डब्ल्यूआईपी के अंदर में 2 बात सिंपल सा समझना, 2 खर्चा आएगा, एक रॉ मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट।
डिवाइडेड बाय 360 52 12 इंटू डब्ल्यूआईपी का पीरियड, क्योंकि डब्ल्यूआईपी स्टॉक निकाल रहे हैं। परसेंट से डब्ल्यूआईपी है तो ऑब्वियस सा बात है खर्चा पूरा नहीं लगा, तो जितना खर्चा लगा है, जितना परसेंट काम हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे इसी क्वेश्चन में अगर देखें तो देखो भैया रॉ मटेरियल कंज्यूम साल भर में कितना था, 6 लाख। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस 1.5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, मिला के 4.5 लाख। तो एक काम करते हैं, वैल्यूज को जरा अगर नीचे पुट करें, हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख डिवाइडेड बाय 12। मेरे केस में हम डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड लिए थे 1 महीना, चाहो तो देख लो। अभी तक मटेरियल कितना काम हुआ देखो, 100% प्लस कन्वर्जन कॉस्ट में क्या है, डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड मिला के, जो भी हम लोग जस्ट देखे कितना था, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। कन्वर्जन कॉस्ट कितना परसेंट हुआ है, 60%। तो अगर बाई चांस आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये वैल्यू आएगा 72,500। ठीक, और ये पूरे टॉपिक पे बस खाली डब्ल्यूआईपी स्टॉक थोड़ा डिसेंट था जिसे हमें समझना था। तो रॉ मटेरियल स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम पे डिपेंड किया। डब्ल्यूआईपी स्टॉक में दो चीज आया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कन्वर्जन कॉस्ट, डिवाइड किए 360 52 12 इंटू डब्ल्यूआईपी पीरियड, क्योंकि डब्ल्यूआईपी स्टॉक निकाल रहे हैं, पर सिंस ये डब्ल्यूआईपी है इसीलिए कितना परसेंट काम हुआ उससे मल्टीप्लाई किए। क्लियर है यहां तक? कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आया था, दो चीज आया था, एक आया था हमारा डायरेक्ट वेजेस, एक हमारा क्या आया था, फैक्ट्री ओवरहेड। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन के अंदर में जरूर बताएगा, पर अगर बाई चांस क्वेश्चन में डीओसी ना बताए, बाई चांस अगर क्वेश्चन में डीओसी ना बताए तो घबराना मत, एक स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है। अगर बाई चांस डीओसी ना बताए तो घबराना मत, एक स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है। क्वेश्चन होता है क्या, मटेरियल 100%, कन्वर्जन कॉस्ट 50%। ये कब यूज करेंगे, अगर बाई चांस क्वेश्चन में कुछ ना बोले तब। डन। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, डब्ल्यूआईपी स्टॉक। अब आगे सारा इजी है। और तीसरा हमारा एफजी स्टॉक। क्वेश्चन होता है एफजी स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखो, डब्ल्यूआईपी स्टॉक, सॉरी, एफजी स्टॉक का कैलकुलेशन के लिए बस एक इंफॉर्मेशन देगा, वो क्या देगा, एफजी होल्डिंग पीरियड। मान लो एफजी होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है 2.5 मंथ्स। अब अगला क्वेश्चन होता है एफजी का वैल्यूएशन किस पे किया जाएगा। एक बात समझना, फिनिश गुड कहां बनता है, फैक्ट्री में। फिनिश गुड कहां बना है, फैक्ट्री में। तो भैया फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लग रहा है वो सारा फिनिश गुड बनाने के लिए तो लग रहा है। फैक्ट्री को सेटअप करने का उद्देश्य क्या था, फिनिश गुड बनाना। जब फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लगा किसके लिए लगा, फिनिश गुड को बनाने के लिए। तो फैक्ट्री का जितना कॉस्ट है वो सारा एफजी का वैल्यूएशन कैलकुलेट करने में काम आएगा। तो तुम लोग एफजी के अंदर में, सॉरी, फैक्ट्री के अंदर में कॉस्ट क्या लगा, देखो फैक्ट्री में कॉस्ट क्या लगा, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस मिला के प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फाइनली क्या मिला के लगा है, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। तो फैक्ट्री के अंदर में कुल मिला के खर्चा क्या लगा, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 10.5 लाख। तो देखो हमारा एफजी स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 या 52 या 12 इंटू एफजी होल्डिंग पीरियड। ठीक, हमारे क्वेश्चन में कितना था, एफजी फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट 10.5 लाख डिवाइडेड बाय 12, एफजी होल्डिंग पीरियड क्या था, 2.5 मंथ्स। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,18,750। ठीक, तो रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डब्ल्यूआईपी स्टॉक दो कंपोनेंट, इनटू डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड इनटू डीओसी। एफजी कहां बना, फैक्ट्री में, किस कॉस्ट की वैल्यू करेंगे, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। एक बात को ध्यान देना, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के अंदर में डज नॉट इंक्लूड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड।
अब ऑब्वियस बात है फैक्ट्री के अंदर में हेड ऑफिस का खर्चा तो लगेगा नहीं, ना मार्केटिंग का, तो एसजी तो देखो फैक्ट्री में बना तो उसमें खाली फैक्ट्री वर्क कॉस्ट आएगा। क्लियर है यहां तक? वेरी इजी। चलो अगला बात, हमारा डेटर्स। हमारा डेटर जनरली डेटर के लिए क्या दिया रहेगा? डेटर कलेक्शन पीरियड। मान लो है 3 मंथ्स। हमारा डेटा कलेक्शन पीरियड मान लो दिया हुआ है 3 महीना। अगला वो एक बात दे बोलेगा कि जितना भी सेल हुआ था उसका कितना परसेंट क्रेडिट में हुआ या कितना परसेंट कैश में हुआ। मान लो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश सेल्स था 20%, तो इंप्लाइड मतलब है क्रेडिट सेल्स क्या रहेगा? 80%। ठीक, तो मेरा डेटा किस चीज पे डिपेंड करता है? साल भर में कितना सेल नहीं क्रेडिट सेल की है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? साल भर में क्रेडिट सेल क्या था डिवाइडेड बाय 360 या 52 या 12 इंटू डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। ठीक, साल भर का सेल देखो हम लोग अपने क्वेश्चन में क्या लिए थे? साल भर का सेल देखो हम लोग अपने क्वेश्चन में क्या लिए थे? 20 लाख। और साल भर का सेल था 20 लाख, पर बोलता भैया 20% तो कैश सेल्स है। आइदर फैक्चुअल बोलेगा 1/5 ऑफ आउटपुट सोल्ड अगेंस्ट कैश। तो जितना हमारा सेल है उसका 1/5 कैश में बेचे, तो 1/5 माने 20% कैश में बेचे, तो क्रेडिट में 80% बेचे। तो जितना हमारा क्रेडिट सेल था वो था 12 लाख, उसका 80% क्रेडिट सेल हो गया डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का डेटा कलेक्शन पीरियड क्या है? 3 मंथ्स। तो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा 2,40,000। ठीक, तो देखो हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक, डब्ल्यूआईपी स्टॉक, एफजी स्टॉक, डेटर। अब अगर बाई चांस कोई प्रीपेड एक्सपेंस बोल दे, अगर बाई चांस कोई प्रीपेड एक्सपेंस बोल दे तो जो भी साल भर का एक्सपेंस है हम एक बार नीचे लिख देते हैं। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान लो प्रीपेड एक्सपेंस बोल दे तो ये कैसे आएगा? जो भी साल भर का एक्सपेंस है, जो भी खर्चा डिवाइडेड बाय 360 या 52 या 12 इनटू पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट, इनटू पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट। जब मान लो अगर बाई चांस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड क्वार्टरली इन एडवांस, तो जो साल भर का इंश्योरेंस का खर्चा है वो ले लेंगे डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का आया। और बोलते हैं एक क्वार्टर का एडवांस में दिया है, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने का, तो मल्टीप्लाई क्या चीज से करेंगे? 3 से। ठीक, तो यह है हमारा सारा करंट एसेट। अगर बाई चांस कोई कैश एंड बैंक बैलेंस रहेगा वो क्वेश्चन में जरूर बताएगा। तो ये हमारा सारा करंट एसेट। एक और अगर हम लोग टोटल करें तो 1 लाख प्लस 72,500 प्लस 2,18,750 प्लस 2,40,000, देखो मिलाकर आ रहा है 631,250। यह है सारा का सारा करंट एसेट मिला के। अब अगला हमारा क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जनरली ज्यादा कुछ आइटम रहता नहीं है। एक रहता है क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा क्या चीज पे डिपेंड करने वाला है? क्रेडिटर हमारा डिपेंड करता है क्रेडिट परचेज पे। अब इसके लिए हमारे क्वेश्चन में क्या देगा कि जो हमारा क्रेडिटर है इसका पेमेंट पीरियड, जो हमारा क्रेडिटर है इसका पेमेंट पीरियड मान लो कितना है? 2 महीना। ये किस पे डिपेंड करेगा? साल भर में क्रेडिट परचेज कितना था डिवाइडेड बाय 360 या 52 या 12 इंटू क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड। अब देखो मेरा जरूरी नहीं है जो परचेज का वैल्यू और जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू सेम रहे, ये वैल्यू अलग हो सकता है। पर जैसा कि हम बताया था कुछ देर पहले, ध्यान देना, हम जैसा कि कुछ देर पहले बताया था कि हमारा एक स्टैंडर्ड अजम्पशन चल रहा है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम है। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम है तो ये रॉ मटेरियल परचेज और कंज्यूम भी सेम रहेगा। तो जितना साल भर में रॉ मटेरियल कंज्यूम किए हम लोग मानेंगे पूरा परचेज किए, यानी हम लोग मानेंगे रॉ मटेरियल परचेज पूरा 6 लाख है और कुछ ना बोले हम लोग मानेंगे पूरा का पूरा क्रेडिट में है। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, पीरियड था 2, कितना बन जाएगा? 1 लाख।
क्लियर है यहां तक? अगला हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा इसके लिए लैग पीरियड मतलब कितना डिले की हम लोग पेमेंट करने में। लैग पीरियड ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड, ऑल द ओवरहेड मान लो है 0.5 मंथ। हो सकता है अलग अलग रहे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग आएगा, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड अलग आएगा। एक साथ दिया हुआ है तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, जितना साल भर में टोटल एक्सपेंसेस है और डिवाइडेड बाय 360 या 52 या 12 इनटू लैग पीरियड। ठीक, और साल भर में देखो मेरा खर्चा क्या है, और वेजेस का खर्चा कितना है जरा देखो, 1.5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख मिला के 4.5 लाख, और ऑफिस ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड मिला के 1.5 लाख, क्या आ जाएगा 6 लाख। तो मेरा साल भर में खर्चा है 6 लाख। तुम लोग क्या लेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे देखना ये वैल्यू कितना आएगा, 25,000। ठीक, तो लेकिन मेरा दोनों करेंट लायबिलिटी मिलाकर कितना आया, 1,25,000। तो लेकिन मेरा करंट एसेट था इतना, करंट लायबिलिटी आया 1,25,000। इससे मेरे को सीधा पता है क्या मिल जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 5,06,250। ठीक, हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 5,06,250। इसका मतलब जब एक कंपनी जाएगा बैंक के पास, वो कितने रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अप्लाई करेगा, 5,06,250 पर वेट। ये जो अमाउंट आया देखो, ये है तो एस्टिमेशन, हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कॉस्ट शीट क्या होगा, हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेरा सारा पीरियड क्या होगा, पर हो सकता है एस्टिमेशन गलत हो जाए। तब एक कंपनी टू बी ऑन सेफ साइड लोन ना थोड़ा ज्यादा लेना प्रेफर करेगा। इंटरेस्ट लगेगा लगने दे, पर यार डे टू डे ऑपरेशन तो कहीं नहीं रुकेगा। चलिए मान लो रॉ मटेरियल को, स्टॉक को रखना है, मेरे को पैसा चाहिए पर पैसा ही नहीं है, वर्कर को वेजेस देना है पैसा ही नहीं है, इतना सारा साल भर में ओवरहेड का खर्चा है पैसा ही नहीं है, तब बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस हॉल्ट पे चला गया, ये ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू थोड़ा इंटरेस्ट लगता रहे। यही कारण है कि जितना हमारा नेटवर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आता है, काफी बार कंपनी उसमें क्या करता है, जो हमारा नेटवर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आता है, काफी बार कंपनी क्या करता है, थोड़ा उसके अंदर में सेफ्टी मार्जिन ऐड करता है, या कंटिजेंसी के लिए प्रोविजन बनाकर थोड़ा ऐड करता है। तो देखो हमारे केस के अंदर में नेटवर्किंग कैपिटल कितना आया हुआ था, 5,06,250। तब ये क्या करेगा, थोड़ा 5,06,250 तो लाना है, पर टू बी ऑन सेफ साइड थोड़ा और सेफ्टी मार्जिन ऐड कर देगा। अब देखो सेफ्टी मार्जिन दो तरीका का दिया रहेगा, एक रहेगा आइदर बोलेगा 10% ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल, तुम्हारा नेटवर्किंग कैपिटल इतना था, इसका 10% और लेकर आ जा, तो इस केस में वैल्यू क्या बन जाएगा, 5,06,250 था नेटवर्किंग कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन एट द रेट %, ये कितना आएगा 50,625। तो अगर आप लोग ऐड करेंगे तो देखते हैं वैल्यू कितना आ जाएगा, 556,875। ठीक, या कभी कभी क्वेश्चन के अंदर में एक दूसरा तरीका से घुमा कर देगा लैंग्वेज, क्या देगा लैंग्वेज, बोलेगा भाई सेफ्टी मार्जिन कितना है 10% ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल, यहां तक तो यहां पर भी था, पर आगे देखो एक सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करेगा, क्वेश्चन उठते हैं क्या, इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, 10% ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, यानी जितना नेटवर्किंग कैपिटल आया उसमें प्रोविजन जोड़ दे, जो सेफ्टी मार्जिन है उसके प्रोविजन को जोड़ दे, उसका 10% सेफ्टी मार्जिन होना चाहिए। तब इस केस में हम लोग का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, हमारा नेटवर्किंग कैपिटल आया हुआ था 5,06,250, अगर बाई चांस यहां पे वर्ड आ गया इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, हम लोग ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन, क्वेश्चन उठता है कितना
5,06,250 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये वैल्यू आएगा 56250। अब एक बार जरा कैलकुलेट करना है, कितना बन जाएगा 562,500। ठीक, तो ध्यान देना वर्ड क्या है, इंक्लूडिंग। कुछ लोग यहां पे 110 कर देते हैं, गलत, 90 रहेगा। और आप चाहो तो क्रॉस चेक करके देख लो। बोलते हैं प्रोविजन क्या होगा, 10% कितने अमाउंट का, नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग प्रोविजन। तो देखो ये जो अमाउंट आया, ये नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग प्रोविजन है। नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग प्रोविजन। बोलते हैं प्रोविजन इसका 10% रहेगा, तो भाई एक काम करना, इसका 10% कैलकुलेट कर कितना आएगा 56250 जो आया वह है। ठीक, तो लोग पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं कॉस्ट शीट, अगला नेटवर्किंग कैपिटल, अगला सेफ्टी मार्जिन। क्लियर है यहां तक? एक आखिरी बात छोटा सा देखो, अब एग्जाम में ना काफी बार दो तरीका से कैलकुलेशन करने बोलता है। जो हम लोग कॉस्ट शीट बनाए उसमें दो माइनर डिफरेंस आएगा। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग तरह का अप्रोच होता है। एक होता है टोटल अप्रोच, जैसा भी हम लोग कर रहे थे, इतनी देर जो किए ना वो पूरा टोटल अप्रोच किए थे। एक को बोलते हैं कैश कॉस्ट अप्रोच, एक को बोलते हैं कैश कॉस्ट अप्रोच, एक को बोलते हैं कैश कॉस्ट अप्रोच। और क्वेश्चन उठता है टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट अप्रोच में क्या डिफरेंस है। देखो, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये निकालना कितने रुपए का बैंक से लोन लेके आना है। बैंक से लोन लेके आना है, तो जब बैंक से लोन कितने रुपए का लेके आना है, तो मेरे को यह निकालना है कि भैया जितना भी मेरा करंट एसेट है उसके अंदर में जितना वैल्यू आया उसमें मेरा कितना कैश में खर्चा लगेगा। लोन तो उतने का ही लेंगे, कितना मेरा खर्चा कैश में लगेगा, लोन तो उतने का ही लेंगे। अब तुम लोगों ने वर्किंग कैपिटल का जो भी कैलकुलेशन किए थे वो तो सारा इसी कॉस्ट शीट के बेसिस पे किए, वो सारा, एक सेकेंड इसको जूम कर देते हैं, वो सारा इसी कॉस्ट शीट के बेसिस पे किए। अब तुम लोगों ने इस कॉस्ट शीट पे तो अंदर में तो हर चीज कैश में खर्चा लगा हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, चलो मानते हैं पूरा कैश में लगा। डायरेक्ट वेजेस, वर्कर को कैश देना पड़ा। पर लोचा ये है कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में क्या आता है, फैक्ट्री का सारा कॉस्ट। और जो फैक्ट्री का सारा कॉस्ट है, उसके अंदर में फैक्ट्री का जो सारा कॉस्ट है उसके अंदर में पावर का भी खर्चा आएगा। जिस एग्जांपल देखते हैं, पावर का कॉस्ट आएगा जो कैश में लगा, रेंट का कॉस्ट आएगा जो कैश में लगा, इंश्योरेंस का कॉस्ट आएगा जो कैश में लगा। अगला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी आएगा, पर ध्यान देना डेप्रिसिएशन में तो कैश नहीं जाता। अगर डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता तो भाई यानी ये जो वैल्यू है इसके अंदर में तो देखो दोनों जुड़ा हुआ है, जो कैश में लगा और नॉन कैश वाला। और अगर नॉन कैश वाला भी जुड़ा हुआ है तब सोचो ये वैल्यू हम लोग कितना सारा जगह यूज किए थे। जब डब्ल्यूआईपी स्टॉक निकाले तो कन्वर्शन कॉस्ट में ये पूरा वैल्यू आया था। जब एफजी कॉस्ट एफजी स्टॉक निकाले तो भैया फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट पूरा लिए तो उसमें ये पूरा वैल्यू आया था। जब डेटर कैलकुलेट किए तो ये सेल वैल्यू पे किए थे, उसके अंदर में भी सारा कॉस्ट आया था। तब तो सोचो हर एक के अंदर में जो कैश में खर्चा लगा वो तो आया, साथ में डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से सारा वैल्यू बढ़ गया। और अगर सारा वैल्यू बढ़ गया तब प्रॉब्लम यह है कि सारा वैल्यू के बढ़ने की वजह से हम लोग ज्यादा रुपए का लोन लेके आ जाएंगे जो चाहिए ही नहीं था। चलो लोन कितना का चाहिए, जितना मेरा कैश में खर्चा लगा। तो तुम लोग करना क्या है, करना यह कि अगर बाई चांस क्वेश्चन में लिखा रहे फैक्ट्री यूनिट 6 रुपया पर यूनिट और बोला रहे इसके अंदर में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है मान लो एट द रेट 1 रुपया पर यूनिट या 2 रुपया पर यूनिट, अगर बोला रहे डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है 2 रुपया पर यूनिट तो कुछ मत करना। इस 6 के अंदर में 2 डेप्रिसिएशन है नॉन कैश, उसको हटा, क्या बचेगा 4। तो जो 4 बचेगा ना हम लोग सीधा करेंगे 50,000 इंटू 4, तो ये वैल्यू 3 लाख नहीं, वैल्यू क्या लेंगे 2 लाख। तो तुम लोगों ने अभी तक जो किया वो गलत था, बिल्कुल गलत नहीं था। अगर टोटल अप्रोच करने बोले तो एकदम सही था, पर अगर कैश कॉस्ट करने बोल दिया,
कैश कॉस्ट करने बोल दिया, तब बस खाली फैक्ट्री ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन हटाएंगे। जब एग्जाम में दोनों तरह का क्वेश्चन आता है, पहले वाले में एकदम सही किए, अगर कैश कॉस्ट बोले तो देखो खाली कॉस्ट लेना है जो कैश में लगा, इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन हटा, आगे दिमाग मत लगाना। जैसे ये वैल्यू 2 लाख बनेगा, अपने आप सारा कैलकुलेशन जो नीचे करेंगे सही हो जाएगा। एक आखिरी बात, डेटर को वैल्यू कर रहे थे सेल पे, डेटर को वैल्यू कर रहे थे सेल पे, पर ध्यान देना अब सेल पे वैल्यू नहीं होगा। डेटर को वैल्यू कर रहे थे सेल पे, पर ध्यान देना अब ये वैल्यू सेल पे नहीं होगा, जी वैल्यूएशन किस पे करेंगे, टोटल कॉस्ट पे। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज थोड़ा गड़बड़ किया था, सेल वैल्यू 20 लाख था, अनफॉर्चुनेटली हम जब डेटर का कैलकुलेशन किया 12 लाख का 80% कर दिए, वो 20 लाख का 80% था, उस समय ध्यान दिया, आई एम रियली सॉरी। चलो एनीवेज, तो देखना, तो जब हम लोग सेल का वैल्यू करेंगे वो टोटल जो डेटर का वैल्यू करेंगे वो हम लोग सेल पे नहीं करेंगे, किस पे करने वाले हैं, टोटल कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट पे। इसका कारण आप लोग जस्ट पिछले चैप्टर मैनेजमेंट और रिसीवर्स में हम लोग डिटेल में जाने थे। जब रिसीवर में जब हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते थे, दो अप्रोच था, एक था सेल, एक था टोटल कॉस्ट। हम लोग सेल नहीं टोटल कॉस्ट लेते थे, कि जब कंपनी लोन लेगा वो प्रॉफिट का लोन थोड़ी लेगा, कंपनी तो लोन खाली उसी का लेगा जो उसका खर्चा लगने वाला है, तो खर्चा तो 12 लाख ही लगेगा, क्या लेंगे 12 लाख। तो देखना एग्जैक्ट हमारा ये बात था, क्या था, कैश कॉस्ट में हर चीज रहेगा सेम, बस खाली दो डिफरेंस आएगा। एक, जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन विल नॉट बी इंक्लूडेड, हटा दे। और अगला, जब डेटर का कैलकुलेशन किया जाएगा वो सेल नहीं, किस भी किया जाएगा, टोटल कॉस्ट इंस्टेड ऑफ सेल्स वैल्यू। ठीक, आप लोग बोलेंगे एग्जाम में कौन सा मेथड करना है, अगर कैश कॉस्ट बोलेगा कैश कॉस्ट करना है, अगर टोटल अप्रोच बोलेगा टोटल अप्रोच करना है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो जो मन चाहे करना, कुछ नहीं बोलेगा जो मन चाहे करना, पर रिकमेंडेड होता है कैश कॉस्ट। और इसमें चाप नहीं लेने का है, फैक्ट्री ओवरहेड दो ही तो फर्क है, फैक्ट्री ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन हटा देना, पहला डिफरेंस। और अगला बात, जब डेटर को वैल्यू करे तो सेल नहीं कॉस्ट पे करना। आप कुछ लोग बोलेंगे मान लो पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% कैश में बेचा है, 80% क्रेडिट में, तो क्या करेंगे, तो कोई घबराने का बात नहीं है, पहले सेल का 80% लेते थे, फिर उस सिचुएशन में कॉस्ट का 80% हम लोग लेंगे और उसके बेसिस पे डेटर का कैलकुलेशन कर देंगे। क्लियर है यहां तक? तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़े हैं। ठीक, अब ये कैश कॉस्ट से देखो रॉ मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम है। डब्ल्यूआईपी स्टॉक का जब कैलकुलेशन किए तो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर में हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आता था जिसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा रहता था, वहां से माइनस किए तो अपने आप यहां से माइनस हो गया। हमारा एफजी के अंदर में फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के अंदर में फैक्ट्री ओवरहेड पूरा आता था, वहां से डेप्रिसिएशन माइनस की, यहां पे अपने आप हो गया। डेटर को सेल पे करते थे, उसको कॉस्ट पे किए और कॉस्ट भी वही कॉस्ट जिसको कैश में लगा, अपने आप हो गया। करंट लायबिलिटी जैसा रहता था एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा। डन। तुम लोग ये आराम से डिस्कस किए, हर एक टॉपिक हर एक कंसेप्ट पूरा डिस्कस किए। नोट्स एग्जैक्टली वही था कि डेटर अगर कैश कॉस्ट हुआ तो टोटल कॉस्ट पे कर, कन्वर्जन कॉस्ट में वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड आता है, और अगर बाई चांस डीओसी के बारे में कुछ ना बोले, मटेरियल मानेंगे 100%, कन्वर्जन कॉस्ट मानेंगे 50%, जो ऑलरेडी हमारा कुछ देर पहले डिस्कस किया हुआ था। बस हमारा दो तीन छोटा छोटा बात और देखो। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर में बोलेगा कि एक नया कंपनी है जिसका पहला साल है, एक नया कंपनी है जिसका पहला साल है, तो अगर बाई चांस कोई न्यू कंपनी आ जाए जिसका फर्स्ट ईयर है, जैसे हर चीज होता है सबसे, हर चीज सेम है, खाली एक फर्क आएगा। क्वेश्चन उठता है क्या फर्क आएगा, वो फर्क क्या रहेगा, नई कंपनी में जो हमारा असम्पशन था ना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, अगर नया कंपनी है और पहला साल है तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्या रहेगा, निल, पर क्लोजिंग स्टॉक डेफिनेटली रहेगा।
तो अभी तक कॉस्ट शीट में जो ओपनिंग क्लोजिंग हर जगह हटाते चलते थे ना, हटाते चलते थे, वो हटा नहीं सकते। कारण क्या है, वो आज तक इसलिए हटाए क्योंकि दोनों वैल्यू सेम जाता था, तो इधर दोनों हटा दिया, दोनों लिख दे। पर यहां पे ओपनिंग स्टॉक 0 रहेगा पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू रहेगा, तब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे जैसे नॉर्मली बनाते हैं। बस खाली अभी तक जो दोनों स्टॉक को अवॉइड करते थे वो दोनों को नहीं, खाली ओपनिंग स्टॉक अवॉइड करेंगे क्योंकि वो 0 है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा। तब इस सिचुएशन में देखो हमारा कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, कुछ इस तरीका से। कैसा बनेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेस मिला के प्राइम कॉस्ट तक तो देखो एनीवेज आता ही था। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग ऐड करते थे, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ऐड करते थे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करते थे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं होगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस होगा, तो देखो मेरे को सीधा मिलेगा फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। फिर ऐड करते थे ओपनिंग एफजी, लेस करते थे क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग एफजी तो कुछ नहीं रहेगा, पर देखो क्लोजिंग एफजी माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, क्योंकि ये ऑफिस ओवरहेड जनरल नेचर का माना गया है और सेलिंग ओवरहेड तो नीचे आता ही है। क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट सेल। अगर टोटल अप्रोच करें, अगर टोटल अप्रोच नहीं कैश कॉस्ट में करें तो आगे बनाना ही क्यों है, टोटल कॉस्ट में छोड़ दे। एड प्रॉफिट सेल करके क्या करेंगे, क्योंकि वो काम पहले डेटर में आता था, पर अब तो डेटर टोटल कॉस्ट में ही वैल्यू करना है। अब तुम लोगों ने पहला जो लाइन आप जो स्किप किया उसका क्या, तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसके वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता कैसे था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो देखो भैया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया हुआ है, मान लो ये वैल्यू कितना है, मान लो ये वैल्यू कितना है, 10 लाख। तो इस 10 लाख के बेसिस पे हम लोग रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। रॉ मटेरियल स्टॉक किस पे डिपेंड करता था, याद करो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अगर मान लो ये साल भर में है 10 लाख, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू आरएम होल्डिंग पीरियड मान लो 1, तो आ गया वैल्यू। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता है, तो बैक कैलकुलेशन करके क्या मिल जाएगा, परचेज का वैल्यू। और ये जो परचेज का वैल्यू आया एग्जैक्ट इसी पे हम लोग क्रेडिटर का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक का डब्ल्यूआईपी स्टॉक और एफजी स्टॉक, देखो हमने जो 3 टिक मारा है ना, बस खाली ये 3 नया आइटम आया कब, अगर बाई चांस पहला साल का कॉस्ट शीट बनाने बोलेगा तब। ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं आया, क्योंकि पहला साल में नहीं होता। एग्जिस्टिंग कंपनी में दोनों क्यों नहीं आता था, दोनों सेम बनते थे। ठीक, तो देखो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे कैलकुलेट किए, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय 360 या 12 या 52 इंटू आरएम होल्डिंग पीरियड। एक लास्ट छोटा सा बात, हमारा फिर न्यू कंपनी वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। देखो मानो हमारे क्वेश्चन में बोले कि साल भर में एफजी बनाया गया 10,000 यूनिट्स, जिसमें से 9500 सेल कर दिए, 500 क्लोजिंग एफजी में पड़ा रह गया। साथ साथ कुछ डब्ल्यूआईपी स्टॉक में पड़ा रह गया, मान लो 1500। अब सिंस ये डब्ल्यूआईपी तो मटेरियल पूरा तो लगा नहीं होगा, मान लो 100%, और मान लो कन्वर्जन कॉस्ट लगा होगा 60%। ठीक है, और मान लो कॉस्ट शीट बनाकर दिया हुआ है, कॉस्ट शीट बनाकर दिया हुआ है, हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लगता है 100, हमारा कन्वर्जन कॉस्ट या वेजेस पर यूनिट लगता है 50, और फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट लगता है 30। ठीक है, तो देखो ये कुछ स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और ये कुछ कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। और मेरा क्वेश्चन उठता है, हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो साल भर में रॉ मटेरियल का खर्चा क्या लगा, साल भर में हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा क्या लगा,
10,000 यूनिट। अब देखो दोनों पे लगेगा, एफजी और डब्ल्यूआईपी दोनों पे लगेगा। एफजी का 10,000 यूनिट था, @100 करके लगा। डब्ल्यूआईपी का 1500 यूनिट था, @100 करके लगा। और मटेरियल पूरा लग गया, मतलब पूरा 100%। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 11,50,000। ठीक। और डायरेक्ट वेजेस कितना लगेगा, अब वेजेस भी दोनों पे लगेगा, जो चीज बनाएंगे एफजी और डब्ल्यूआईपी। एफजी था 10,000 यूनिट और वेजेस का कॉस्ट कितना लगता है, 50 रुपया पर यूनिट। तो ये क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू 50। और डब्ल्यूआईपी 1500 यूनिट था, @50 लगना चाहिए, पर भाई कन्वर्जन कॉस्ट तो खाली 60% लगा, तो इसका खाली 60% लगा। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,45,000। हमारा फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है @30 रुपया पर यूनिट। तो जो एफजी बनाया गया उसमें पूरा 10,000 यूनिट लगा। और डब्ल्यूआईपी में क्या लगेगा, 1500 यूनिट @30, पर अभी तक कन्वर्जन कॉस्ट क्या लगा, खाली 60%। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता है वैल्यू कितना आएगा, 3,27,000। ठीक। तो एक चीज को अगर ध्यान दो, देखो ये सारा का सारा हम लोग लिखे एफजी का कॉस्ट, और ये सारा का सारा लिखे डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट। ये सारा एफजी का था, ये सारा डब्ल्यूआईपी का था। ठीक। पहला वाला सारा एफजी का था, अगला वाला सारा डब्ल्यूआईपी का था। अब लेस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू। क्वेश्चन उठता है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू कैसे मिलेगा, सीधा सीधा दिया हुआ है भाई, डब्ल्यूआईपी में ये सारा खर्चा लगा, ये तीनों को जोड़ दो, डब्ल्यूआईपी का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता है ये तीनों को जोड़ के डब्ल्यूआईपी का वैल्यू कितना आएगा, 1500 इंटू 10 15,000, 1500 इंटू 50 इंटू 60%, सॉरी ये 100 था, इट्स नॉट 1.5 लाख। 1500 इंटू 50 का 60% कितना आएगा, 45,000, ये आएगा 27,000। तो अगर सबको जोड़ के देखिए पता है वैल्यू कितना बन जाएगा, 222,000। तो अगर फैक्ट्री अवर्स कॉस्ट निकालेंगे तो देखना ये वैल्यू कितना आएगा, 18 लाख। ये वैल्यू कितना आएगा, 18 लाख। अब हमारा फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया 18 लाख। अब फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट में लास्ट में पता है क्या बचेगा, जो एफजी बनाए खाली उसका वैल्यू, जो एफजी बनाए खाली उसका वैल्यू। और एफजी बनाए थे 10,000 यूनिट, और देखना एफजी को बनाने में कॉस्ट तो क्या लगा है, मटेरियल वेजेस ओवरहेड मिला के 180। तो ऑब्वियस सा बात है 10,000 इंटू 180 आया है 18 लाख। दस हजार इंटू 18 कितना है, 180 कितना है, 18 लाख। अब उसके बाद मेरे को लेस करना है एफजी। तो देखो ये एफजी स्टॉक कितना था, 10,000 में से 9500 बेचे, खाली 500 बचा। तो ये अब इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो ये 18 लाख लगा था 10,000 यूनिट के लिए, तो 500 का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आएगा 90,000। ठीक। तो ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरे को मिलेगा इधर से, हम लोग वर्किंग कैपिटल की टेबल में सीधा इसको ले जाएंगे। डब्ल्यूआईपी का वैल्यू देखो ऑलरेडी मिला हुआ है, एफजी का वैल्यू देखो ऑलरेडी मिला हुआ है, यानी सीधा तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे कैलकुलेट करने का क्या बचेगा, खाली डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस। यानी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर में झमेला नहीं था, न्यू कंपनी के अंदर में बस एक थोड़ा दिमाग लगाना कि तीनों स्टॉक का वैल्यू कॉस्ट शीट में लिख देना,
और इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे? जितना जितना सारा खर्चा क्या लगेगा, जितना एलजी का था प्लस डब्ल्यूआईपी, एलजी प्लस डब्ल्यूआईपी, एलजी प्लस डब्ल्यूआईपी। तो भाई डब्ल्यूआईपी को सब जोड़ दे, डब्ल्यूआईपी का वैल्यू मिल गया। एलजी का वैल्यू क्या आएगा, जितना फैक्ट्री कॉस्ट था टोटल कितने यूनिट के लिए, तो जितना एलजी स्टॉक पड़ा था उसके लिए क्या बचा। तो ये था हमारा ये था हमारा न्यू कंपनी का कॉस्ट शीट, जब लोग सारा का सारा डिटेल में डिस्कस किए। तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी एफजी जो कॉस्ट शीट में है एग्जैक्ट वही सेम वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। चलो एक लास्ट बात, अब एक होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी। एग्जाम में कभी पूछता है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमिटी क्या है। तो देखो इसका मतलब क्या, टंडन कमिटी एक बनाया गया था जो रिकमेंड किया कि भाई कंपनी तो कुछ भी लोन लेने के लिए आ जाएगा पर तुमको कितना देना है वो उसको बताओ। अब इसके लिए 3 मेथड है। क्या है 3 मेथड या 3 अप्रोच? देखो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। पहले वाले में क्या बोला कि कंपनी करंट एसेट कितना एस्टिमेट किया, देख माइनस कर दे करंट लायबिलिटी, मेरे को सीधा मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल। मान लो ये वैल्यू है ए, अब जितना भी है ना उसका 25% लेस कर दे। जब जितना नेट वर्किंग कैपिटल मांगने आया उसका 25% लेस कर दे, बोले भाई ये तुम लॉन्ग टर्म से लेके आ, 25% ऑफ ए माइनस कर दे। अब जो बैलेंस बचेगा ये मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है। जब बोलने का मतलब ये है कि जितना कंपनी मांगने आया पूरा पूरा मत दे, जितना मांगने आया पूरा पूरा मत दे, जितना मांगने आया बोलते भाई 25% तुम लॉन्ग टर्म से लेके आओ। ये 25% जो ये वैल्यू आया ये तुम लॉन्ग टर्म से लेकर आओ, और जो बाकी बैलेंस बच गया बस खाली वही वर्किंग कैपिटल के लोन में के फॉर्म में दिया जाएगा। मेथड 2 क्या बोलता है कि जितना करंट एसेट आया बोलो, सॉरी इस करंट एसेट का 25% माइनस कर दे, 25% ऑफ करंट एसेट माइनस कर, फिर माइनस कर करंट लायबिलिटी। अब जो बचेगा ये क्या आएगा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। और ये जो 25% माइनस किए ये बोलता लॉन्ग टर्म से लेकर आ। तो ध्यान देना यहां पे वर्किंग कैपिटल का 25% लेस हुआ था, यहां पे सीधा करंट एसेट का 25% लेस हुआ। तो पहले वाले में सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीएल माइनस 25 है, यहां पे सीए माइनस 25 माइनस सीएल है। तीसरे वाले में क्या है, करंट एसेट माइनस करेंगे कोर करंट एसेट। तुम लोग बोलेगा कोर करंट एसेट मतलब क्या होता है, कुछ परमानेंट करंट एसेट रहता है जो कंपनी को साल भर अपने पास मिनिमम मेंटेन करना जरूरी है। तो होता है जो साल भर मिनिमम मेंटेन करना जरूरी है उसका पैसा आप लॉन्ग टर्म से लेकर आओ। फिर ये जो वैल्यू आया इसका 25% ये और लेस करेगा, बोले ये भी पैसा आप लॉन्ग टर्म से लेकर आओ। फिर जो बैलेंस बचा उसमें करंट लायबिलिटी माइनस किया जाएगा, ये जो आया है वो क्या आएगा, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। जब लिटरली अगर देखे तो हमारे आखिरी मेथड के अंदर में वो जितना मांगने आएगा उसको वो चिल्लड़ देगा। करंट एसेट में बोलता है परमानेंट करंट एसेट माइनस कर, वो तेरा लॉन्ग टर्म है साल भर रहेगा, लॉन्ग टर्म से लेके आ। फिर जो वैल्यू है उसका 25% और लेस कर दे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसमें करंट लायबिलिटी हटा, उतना ही अमाउंट ये मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस रहेगा। तो पहले अप्रोच में सीए माइनस सीएल माइनस 25, अगले वाले में सीए माइनस 25 माइनस सीएल, तीसरे वाले में करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट माइनस 25% माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक, तो एग्जाम में करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो निकालते ही हैं, कभी कभी बोल सकता है भाई ये अप्रोच या ये अप्रोच, और साथ में परमानेंट करंट एसेट देके बोले इस अप्रोच के बेसिस पे एमपीबीएफ निकाल एज पर टंडन कमिटी। डन, ये था हमारा बात। अब एक आखिरी छोटा सा बात, इफेक्ट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ शिफ्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल। काफी और एग्जाम के अंदर में बोलेगा कि भाई नंबर ऑफ शिफ्ट चेंज हुआ, यानी अभी तक हमारा कंपनी सिंगल शिफ्ट में काम कर रहा था, अब ये सिंगल शिफ्ट की जगह डबल शिफ्ट में काम करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया, इसके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, और अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो भैया ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, क्या बोलते हैं 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट होता है, तो अभी तक खाली 8 घंटा काम होता था, अब होता है सिंगल नहीं डबल शिफ्ट काम करेगा। जब 8 घंटा
पहले, उसके बाद 8 घंटा वापस से। ठीक। अब क्वेश्चन उठता है, अगर मान लो सिंगल शिफ्ट से डबल शिफ्ट पे काम कर रहे हैं तो हर एक चीज बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर हर एक चीज बढ़ेगा तो इससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना बढ़ेगा। एक बात को ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई कर दे तब तो बोलेंगे, कुछ ना बोले तो हमारा कुछ कुछ अजम्पशंस है, हम लोग वो सारे अजम्पशंस को फॉलो करेंगे। क्या है हमारा अजम्पशन, जरा देखिए। पहला बात, अगर सिंगल शिफ्ट से हम लोग डबल शिफ्ट में जा रहे हैं, सिंगल शिफ्ट से डबल शिफ्ट में जा रहे हैं तो क्वेश्चन उठता है प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। 8 घंटे में जितना यूनिट बनाते थे, अब 8 की जगह हम लोग 16 घंटा काम करने लगेंगे तो यह प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ और ना बोले तब तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ठीक डबल। हमारा अगला बात, आप प्रोडक्शन हो जाएगा डबल। क्वेश्चन उठता है सेल्स का क्या होगा, जो क्वेश्चन में बोलेगा वही होगा, जरूरी नहीं है सेल डबल हो जाए। तो जो क्वेश्चन में बोले वो लेना, पर अगर बाई चांस क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग क्या मानेंगे, सेल भी क्या हो गया, ठीक डबल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब। ठीक। अब सोचो अगर प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल यूज भी डबल हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल स्टॉक भी क्या रखना पड़ेगा, ठीक डबल। एक चीज ध्यान देना, ये सारा हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट के टर्म्स में, ये सारा का यूनिट, सारा यूनिट का बात हो रहा है। ठीक। अब अगर प्रोडक्शन डबल हुआ, मान लो 10,000 की जगह 20,000 यूनिट बेच रहे हैं, सेल डबल हुआ, 9,000 की जगह 18,000 बेच रहे हैं, तो भाई पहले 10 में 9 बेचते तो 1,000 बचता, अब 20 में 18 बेचेंगे तो 2,000 बचेगा। तो मेरा जो रॉ मटेरियल स्टॉक का क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगा, ठीक डबल। सॉरी, एफजी का स्टॉक का क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, ठीक डबल। जब सेल डबल कर दिए तो डेटर भी डबल हो जाएगा यूनिट के टर्म्स में। जब रॉ मटेरियल कंज्यूम डबल हो गया, परचेज डबल हो गया, तो मेरा क्रेडिटर भी डबल हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट, सिंगल शिफ्ट से आप डबल शिफ्ट में जा रहे हैं, हर चीज डबल होगा। प्रोडक्शन डबल, सेल डबल, रॉ मटेरियल एफजी स्टॉक डबल, डेटर क्रेडिटर डबल, और 3 चीज सेम रहेगा। क्वेश्चन उठता है क्या, फिक्स कॉस्ट जो टोटल में रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। हमारा फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट रहेगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। बात ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। ठीक। हमारे डब्ल्यूआईपी स्टॉक का यूनिट क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप लोग बोलेंगे क्यों, एक सिंपल बात है भाई, डब्ल्यूआईपी स्टॉक कांस्टेंट क्यों रहेगा। मान लो हम लोग 8 घंटा काम करते हैं और मान लो डे के एंड में हम लोग देखते हैं हमारा 100 यूनिट बचा रह गया डब्ल्यूआईपी स्टेज में। तो जब डे 2 आएगा, जब डे 2 आएगा, सबसे पहले 100 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, 100 यूनिट और बचा रह जाएगा। जब डे 3 आएगा, सबसे पहले 100 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, 100 यूनिट और बचा रह जाएगा, यानी 100 यूनिट पड़ा हुआ है डब्ल्यूआईपी स्टेज। अब अगर बाई चांस हम लोग सिंगल की जगह डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दे, यानी अगर 8 घंटा और काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस 100 यूनिट को कंप्लीट करेंगे उसी दिन, और सेकेंड शिफ्ट के एंड में 100 यूनिट पड़ा रह जाएगा। मान रहे हैं सेम एफिशिएंसी है सारे वर्कर्स का, यानी डे एंड में देखिए अगर सिंगल शिफ्ट पे काम करते तब भी 100 यूनिट बचता, अगर डबल शिफ्ट में काम किया तो ये 100 यूनिट कंप्लीट हो गया उस दिन, 100 यूनिट सेकेंड शिफ्ट का बच गया जो यहां पर जाएगा। सेम वहीं पे पहले शिफ्ट के एंड में 100 आया, अगले शिफ्ट में इस 100 को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान देना, मेरा डब्ल्यूआईपी स्टॉक पहले भी 100 ही रहता था सिंगल शिफ्ट में, डबल शिफ्ट में भी क्या रह रहा है, 100। यानी टू समराइज, अगर सिंगल शिफ्ट से डबल शिफ्ट में जा रहे हैं हर चीज का यूनिट डबल हो जाएगा एक्सेप्ट 3 चीज। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट सेम रहेगा, और डब्ल्यूआईपी स्टॉक का यूनिट क्या रहेगा, सेम। डन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट था जो लोग डिटेल में जान रहे हैं। एक था एग्जिस्टिंग कंपनी का जो बड़ा इजी था, न्यू कंपनी का एक सिंपल बात था, और न्यू कंपनी के अंदर में एक सिंपल सा बात क्या था, बस 3 स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अगला 2 अप्रोच है, एक टोटल अप्रोच, एक कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट में 2 ही डिफरेंस है,
फैक्ट्री ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन हटा, डेटर को वैल्यू कर कॉस्ट किया। एक चेंज इन नंबर ऑफ शिफ्ट, हर चीज डबल होगा एक्सेप्ट फिक्स कॉस्ट इन टोटल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड डब्ल्यूआईपी का यूनिट। एक टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में हर चीज तो देखो वैसे सेम है, बस खाली एक छोटा सा बात, काफी सारी कंपनी जो छोटा कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, उतना बैठ के ना वो एस्टिमेट नहीं कर पाता बेचारा कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है, क्या डीओसी होगा डब्ल्यूआईपी का, उतना नहीं हो पाता। वो बस खाली ये देखता है भाई एक सिंपल सा बात, वो एक सिंपल सा बात देखता है कि हम रॉ मटेरियल जिस दिन खरीदे उस दिन मेरा रुपया चला गया। अब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद 10 दिनों तक मुझे इसको अपने पास मान लो रखना पड़ रहा है, फिर हम प्रोडक्शन के लिए दिए, तो जैसे ही प्रोडक्शन के लिए दिए वो डब्ल्यूआईपी स्टेज में चला गया, 10 दिन बाद दिए। अब मान लो प्रोडक्शन होने में 8 दिन और लगा, उसके बाद ये फिनिश गुड बन गया। अब फिनिश गुड बनने के बाद कौन सा है, तुरंत बिक जाएगा। ये एफजी स्टेज में मान लो पड़ा रह गया 7 दिन, उसके बाद डेटर को, कस्टमर को इसको बेचे क्रेडिट में, डेटर बन गया। मान लो डेटर हमारा पैसा देगा 50 दिन लगा के, तो जरा सोचो कैश मेरा गया आज। अब ये कैश मेरा इस डे टू डे ऑपरेशन में आके ब्लॉक हो गया कितने दिनों तक, 10 दिन तक रॉ मटेरियल स्टेज में, 8 दिन डब्ल्यूआईपी स्टेज में, 7 दिन एफजी स्टेज में, डेटर में 50, कुल मिला के 10 + 8 18, 18 + 7 25, 25 + 50 75 डेज। तो 75 डेज तक मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। अब ऑब्वियस सा बात है, कंपनी का इंटेंशन क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी ये कैश कन्वर्जन साइकिल हो, छोटा से छोटा कैश कन्वर्जन साइकिल हो। इसको कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं कि कैश आज के दिन गया पर कन्वर्ट होकर कितने दिन बाद आएगा। तो ये आया कैसे, रॉ मटेरियल पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी पीरियड प्लस एफजी पीरियड प्लस डेटर पीरियड। पर वही अगर बाई चांस रॉ मटेरियल हम लोग आज खरीदे, पर मान लो हमारा क्रेडिटर थोड़ा दातारी दिखाए, क्रेडिटर बोले जा भाई तू रॉ मटेरियल ले जा पर पैसा 15 दिन बाद देना। तो रॉ मटेरियल इस दिन आ गया पर पैसा आज नहीं 15 दिन बाद जाएगा। तो अगर 15 दिन बाद जाएगा तो मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल था वो 75 नहीं, 75 - 15 60 दिन हो जाएगा। यानी शॉर्ट अगर हम लोग को जानना पड़े कि ये ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल डेज में निकालते हैं और ये कैसे मिलता है, तो ये कैसे मिलता है जरा देखो। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे मिलता है, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड प्लस एफजी का होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स का करेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड। मान लो हमारे केस में एग्जांपल है 60 डेज, यानी एक और पैसा जाएगा 60 दिन बाद वापस आएगा, एक और पैसा गया 60 दिन बाद वापस आएगा। तो क्वेश्चन उठता है साल भर में ऐसा साइकिल कितनी बार हो सकता है, इसका एक और नाम होता है कैश कन्वर्जन साइकिल। अगर एक बार एक साइकिल 60 दिनों का है, और मान लो एक साइकिल 60 दिनों का है, तो साल भर में ऐसा साइकिल कितनी बार हो पाएगा, साल में 360 दिन होता है। एक साइकिल 60 दिनों का है तो साल भर में ऐसा साइकिल कितनी बार हो पाएगा, 6 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल या नंबर ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल क्या रहेगा, 6। ठीक। एक लास्ट बात, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर बाई चांस हम लोग ये तरीका फॉलो कर रहे हैं, जानने का कोशिश करो साल भर में टोटल कैश एक्सपेंस कितना, कि लोग तो उतने का लेंगे। तो अगर बाई चांस कोई डेप्रिसिएशन है तो उसको हटा देना, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। साल भर में खर्चा कितना डिवाइडेड बाय 360, एक दिन में खर्चा कितना लगेगा, इनटू ऑपरेटिंग साइकिल। साल में खर्चा कितना लगेगा, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, कितना ले, मान लो कितना ले, 15 लाख।
डिवाइडेड बाय 360, एक दिन में खर्चा कितना लगा। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग कैलकुलेट किए थे 60 दिन, डेली खर्चा लगता है 15 लाख डिवाइड बाय 360, बहुत गंदा नंबर आ रहा है 4166.66। जब डेली इतना खर्चा लग रहा है तो 60 दिनों तक बस खाली खर्चा लगते रहेगा। पैसा कब मिलेगा 60 दिन बाद, तो भैया मेरा कितने दिनों तक पैसा ब्लॉक हो रहा है इंटू 60 करके, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे देखना ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5 लाख। जब 2.5 लाख रुपए इसका ब्लॉक होगा तो 2.5 लाख रुपए के लोन लेकर आ जाएगा। जब आप उल्टे सेंस में देखो ना, साल भर में खर्चा लगने वाला है 15 लाख, साल भर में खर्चा लगने वाला है 15 लाख, साल भर में खर्चा लगेगा 15 लाख, और साल में जो भी पैसा आएगा वो 6 बार रोटेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है क्या 15 लाख रुपए का लोन लेके बैठ जाए? बिल्कुल नहीं लेके बैठना है। हम लोग कितने रुपए का लोन लेके बैठेंगे? 15 लाख रुपया साल भर में लगेगा, पर जो भी पैसा आएगा वो साल में 6 बार रोटेट हो जाएगा। तो एक बार में कितना पैसा लेकर आए? 2.5 लाख। तो इधर ऐसे कर या ऐसे कर, 2.5 लाख रुपया लेकर आ, 60 दिन बाद वो वापस से मिल जाएगा। फिर उसी 2.5 लाख को यूज कर, 60 दिन बाद वापस मिल जाएगा। फिर उसी 2.5 लाख को यूज कर, 60 दिन बाद वापस मिल जाएगा। तो 6 बार ऐसा काम हो जाएगा। तो 2.5 लाख इंटू 6, 15 लाख साल भर का खर्चा निकल जाएगा। तो एग्जाम में क्या बोलेगा? 3 कैलकुलेशन करने। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? रॉ मटेरियल प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस एचजी प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर्स का पीरियड। किसमें आया? डेज में। 60 दिन। साल में ऐसा साइकिल कितनी बार होगा? 360/60। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? साल भर में जितना खर्चा करना है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 360, एक दिन में कितना इनटू ऑपरेटिंग साइकिल। ये डेज आइदर क्वेश्चन के अंदर में सारा का सारा डेज दिया रहेगा। अगर मान लो डेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन उठता है कैसे? देखो हम लोग जस्ट कुछ देर पहले जाने भी थे। रॉ मटेरियल का पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो जस्ट कुछ देर पहले जाने थे कि जो हम लोग ऑन एन एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक निकालते थे वो किस पे डिपेंड करता था? साल भर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 360 इंटू आरएम होल्डिंग पीरियड। तो एग्जाम में अगर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड नहीं दिया हुआ है तो घबराना मत। इस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड को निकाल लेंगे कैसे? एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक दे देगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे देगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। 360 तो 360 है, आरएम होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन होता है डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड का वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कन्वर्जन कॉस्ट, डीओसी, सब कुछ? बिल्कुल नहीं। अरे भाई उतना सब कुछ पता ही रहता तो ये निकालता क्यों ऑपरेटिंग साइकिल? या वो सीधा देखेगा भैया डब्ल्यूआईपी स्टेज में है, मतलब प्रोडक्शन के स्टेज में है, तो प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा क्या लगा? वो सीधा देखेगा एवरेज डब्ल्यूआईपी स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 360 इंटू डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड। तो डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड कैसे मिलेगा? एवरेज डब्ल्यूआईपी स्टॉक बताएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताएगा, 360 तो पता ही है, डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड आ जाएगा। एफजी स्टॉक को कैलकुलेट करने का इसमें तरीका क्या रहेगा? ऑन एन एवरेज एफजी स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय 360 इनटू एफजी होल्डिंग पीरियड। तो एफजी होल्डिंग पीरियड कैसे आएगा? एवरेज एफजी स्टॉक सीओजीएस दिया रहेगा, सारा वैल्यू पुट कर एफजी होल्डिंग पीरियड मिल जाएगा। अगला हमारा डेटर्स और क्रेडिटर। डेटर किस पे डिपेंड करेगा? ऑन एन एवरेज डेटर किस पे डिपेंड करेगा? साल भर का क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360 इंटू डेटर का कलेक्शन पीरियड। तो देखिए हमारा डेटर का कलेक्शन पीरियड कैसे मिलेगा? क्रेडिट सेल दिया हुआ है, एवरेज डेटर्स दिया हुआ है, पीरियड मिल जाएगा। और एग्जैक्ट वही तरीका से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर। ऑन एन एवरेज क्रेडिटर्स क्या रहेगा? साल भर का क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय 360 इंटू क्रेडिटर्स का पीरियड। तो क्रेडिटर क्रेडिट परचेज पता है, क्रेडिटर्स परचेज मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग ये चैप्टर को समराइज करें, पहला था ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस माने करंट एसेट, नेट माने सीए माइनस सीएल। कॉस्ट शीट बनाए एग्जिस्टिंग कंपनी में जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे। इसके बाद न्यू कंपनी में हर चीज रहेगा सेम, बस खाली तीनों क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। दो अप्रोच, टोटल कैश कॉस्ट में बस दो डिफरेंस। फैक्ट्री ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन हटा, डेटर को सेल की जगह कॉस्ट पे वैल्यू कर। अगला एमपीबीएफ सीए माइनस सीएल माइनस 25,
मेथड 2 CA माइनस 25 माइनस CL। मेथड 3 CA माइनस कोर करंट एसेट माइनस CL माइनस CA माइनस कोर करंट एसेट माइनस 25 माइनस CL। चेंज इन नंबर ऑफ शिफ्ट, सिंगल से डबल शिफ्ट हो रहा है, हर चीज डबल हो जाएगा एक्सेप्ट 3 चीज। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, WIP स्टॉक यूनिट में। ऑपरेटिंग साइकिल RM प्लस WIP प्लस FG प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर्स का पीरियड डेज में आएगा। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 बाय ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, जितना साल भर में खर्चा था एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 360 इनटू ऑपरेटिंग साइकिल। और ये सारा पीरियड कैसे आएगा देखे, रॉ मटेरियल स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम पे डिपेंड किया, WIP स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, FG स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, डेटर क्रेडिट परचेज पे, डेटर ट्रेड फिल पे, क्रेडिटर ट्रेड परचेज पे। डन। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन था चैप्टर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। चलो बाय।